अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी का साइंटिफिक पीरियड पढ़ेंगे। पहले लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी का प्री साइंटिफिक पीरियड पढ़ा चुकी हूँ। साइंटिफिक पीरियड में 2 पीरियड्स इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 इज़ रीनाइंसेंस पीरियड, नंबर 2 इज़ मॉडर्न पीरियड। और रीनाइंसेंस पीरियड में मुख्तलिफ यहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, उनके मुख्तलिफ व्यूज़ थे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 में जो हमारे पास रीनाइंसेंस पीरियड में साइकोलॉजिस्ट हैं या फिलोसफर हैं, उनका नाम है डिस्क्रेटस। नंबर 2 पे हमारे पास हैं फ्रांसिस बेकन। नंबर 3 पे हमारे पास हैं जॉन लॉक। नंबर 4 पे हमारे पास हैं चार्ल्स डार्विन। नंबर 5 पे हमारे पास हैं पॉलर ब्रोका। और नंबर 6 पे जो हमारे पास हैं उनका नाम है वेबर। अब हम इनकी डिटेल पढ़ रहे हैं। डिस्क्रेटस ने जो कहा उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ही फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी इंटरेक्शन। इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि माइंड और बॉडी का आपस में रिलेशन है या इंटरेक्शन होता है। माइंड बॉडी इंटरेक्टिव ड्यूअलिज्म, इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया माइंड बॉडी इंटरेक्टिव ड्यूअलिज्म। इसमें उन्होंने कहा कि माइंड एंड बॉडी आर separate entity influencing each other. However, we argue that the mind can employ a greater influence on body than was previously thought. वो कह रहे हैं कि माइंड और जो बॉडी है एक सेपरेट एंटिटी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। इन साइकोलॉजी डिस्क्रेटस इज़ मोस्ट नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिज्म. Descartes' theory of dualism suggested that there are two dilemmas of existence. Descartes को साइकोलॉजी में इनके कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिज्म से बहुत ज़्यादा जाना जाता है और उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था उसमें इन्होंने कहा कि जो इंसान की या जानदार चीज़ों की ज़िंदगी है जो मौजूद है वो दो डिलेमास के ऊपर बेस करती है। उनमें उन्होंने फर्स्ट जो डिलेमा का नाम दिया उन्होंने इसे फिज़िकल डिलेमा कहा। The first is the physical dilemma, which is the environment and the thing around us. This is the dilemma of matter and energy. This dilemma can be searched and in scientific because it operates in a prescribed chemical way. वो कह रहे हैं ये जो डिलेमा है हमारे इन्वायरमेंट से और इर्द गिर्द की चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर मैटर और एनर्जी मौजूद होती है और एक ये साइंटिफिक और सर्च डिलेमा है क्योंकि ये ऑपरेट करता है केमिकल वे में। The next dilemma is mental and is transcendence to the physical environment and cannot be measured. और दूसरा जो है वो मेंटल है जो हमें नज़र नहीं आता और हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इनका ये कहना था जो फिज़िकल डिलेमा है उसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है, लेकिन मेंटल डिलेमा जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। He gave the idea I think therefore I am was his important insight which established human being as essential thinking things. उन्होंने एक आइडिया दिया कि आई थिंक बिफोर देयरफॉर आई एम, क्योंकि मैं हूँ इसलिए मैं सोच सकता हूँ। ये इनकी इम्पोर्टेंट साइंस थी जिसकी वजह से इंसान को सोचने की एक चीज़ करार दिया गया और इंसान को कहा गया कि ये इसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है। एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है इस आइडिया के मुताबिक। नंबर 2 पे हमारे पास फ्रांसिस बेकन हैं। उन्होंने क्या कहा? फ्रांसिस बेकन वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस, स्पेशली द एक्सपेरिमेंटल मॉडल. बेकन वाज एन एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस. बेकन डिमांड साइंस बेस्ड ऑन induction. Bacon's approach to science would be called positivism. He proposed survival theories upon education, habits, human personality. Bacon जो थे वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस के फाउंडर इन्हें कहा गया और इन्होंने जो साइंस दरियाफ्त की थी एज ए साइकोलॉजी की वो कौन सी थी? ब्रांच एक्सपेरिमेंटल मेथड उन्होंने बयान किया और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारी नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के ज़रिए हम हासिल करते हैं और इनको पॉजिटिविज़म की साइंस इन्होंने जो है दरियाफ्त की। ब्रांच जो है साइकोलॉजी की इनकी साइंस को कहा जाता है पॉजिटिविज़म। और ही प्रपोज सर्वाइवल थ्योरीज, इसके अलावा उन्होंने बहुत सी थ्योरीज ली किसकी टॉपिक्स पर? एजुकेशन पे, हैबिट पे, ह्यूमन पर्सनैलिटी पे। ही एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ स्पेक्चुलेशन. स्पेक्चुलेशन के ऊपर इन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा अहमियत दी। उन्होंने कहा हम ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को
ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ना कि उनकी एब्सेंटिज़म में, यानी कि अगर वो मौजूद ना हो तो हम उनके बारे में सही से इल्म हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके सही से समझ सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है जॉन लॉक। उन्होंने जो मेथड बताया था, उन्होंने कहा था कि इंसान जो है जब वो पैदा होता है उसका जो ब्रेन है बर्थ के टाइम ब्लैंक शीट होता है और वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है चीज़ों को और अपने एक्सपीरियंसेस को उस ब्लैंक शीट में फिल करता रहता है। इस पूरे आइडिया को उन्होंने जो नाम दिया था उसका नाम था टैबुला रासा। नेक्स्ट जो हमारे पास है चार्ल्स डार्विन है। ही डिस्क्राइब द आइडिया द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ही एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एवेल्यूएशन। इन्होंने ऑर्गन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बात की और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की, और उसके अलावा इन्होंने थ्योरी ऑफ एवेल्यूएशन दिया। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि एनिमल और जो पीपल हैं वो बिहेवियर शो करते हैं जो वो अपने इर्द गिर्द से अडॉप्ट करते हैं, जो उनके लिए बेहतर होता है वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं और वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जो उनके लिए बेहतर होता है बिहेवियर वो सिर्फ उसी को ही अडॉप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में से। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो पॉल ब्रोका हैं। ही वाज अ फ्रेंच फिजिशियन identify a part of brain still called Broca area working as control center for speech। इन्होंने जो एक स्पीच के लिए सेंटर एरिया दरियाफ्त किया था उसका नाम उनके नाम से ही रखा गया। इनका जो मेन काम था, इन्होंने ब्रेन का एक पार्ट आइडेंटिफाई किया था जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है, ठीक है, वर्किंग करता है हमारे स्पीच सेंटर, उसको नाम इन्होंने दरियाफ्त किया एक स्पीच सेंटर हमारे ब्रेन में, उसको इनका नाम दिया गया था इनके नाम से ही, ब्रोका एरिया। Weber was a physiologist whose fundamental study of the sense of touch introduced a concept that of just noticeable difference, the smallest difference prescribed between two similar stimuli that is important to psychology। वेबर ने जो है सबसे अहम काम किया, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, यानी कि दो स्टिमुलाई के दरमियान कितना डिफरेंस है उसको मैयर करना इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उस फ़र्क को मैयर करना, उनका फ़र्क मालूम करना दो चीज़ों के दरमियान, वेबर ने ये वाला जो आइडिया है वो दिया था। Weber determined that there was a threshold of sense that must be passed before an increasing in the intensity of any stimuli could be detected. The amount of increase necessary to create sensation was the just noticeable difference। इन्होंने ये कहा कि थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेस हमारे अंदर मौजूद होते हैं जो इंक्रीज़ होते रहते हैं स्टिमुलाई के इंटेंसिटी के साथ, और वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते रहते हैं। जिस तरह उनकी सेंसेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम उनसे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होते रहते हैं उन स्टिमुलाई से। उसका जो फ़र्क दोनों में मालूम करने को उन्होंने एक मेथड बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, उसको इन्होंने नाम दिया था जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियड आ रहा है वो मॉडर्न पीरियड है। उसमें विलियम मोमेंट सबसे पहले और अहम नाम है उनका। उन्होंने क्या कहा और उनको क्या कहा जाता है, अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट फाउंड हिज साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट लिप्जिंग जर्मनी विच अर्न फ्रॉम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। इन्होंने एक सबसे अहम काम इनका ये था कि इन्होंने साइकोलॉजी की एक लेबोरेटरी कायम की जर्मनी में, और इनको उस काम की बुनियाद पर एक टाइटल दिया गया जिसे कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और ही वाज एक्चुअली टीचिंग एंड राइटिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसके अलावा ही सेट टू मेजर गोल फॉर द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इन्होंने टीचिंग के ऊपर और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर काम किया और दो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के गोल बताए। वो कौन कौन से थे, टू डिस्कवर द बेसिक एलिमेंट ऑफ थॉट, टू डिस्कवर द लॉ बाय विच मेंटल एलिमेंट बिकम इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल एलिमेंट। इन्होंने एलिमेंट ऑफ थॉट्स को डिस्कवर किया और मेंटल एलिमेंट को कंबाइन किया, कॉम्प्लेक्स और सिंपल एलिमेंट्स को कंबाइन किया। नेक्स्ट उन्होंने जो काम किया, ही फर्स्ट अंडरटूक थ्रू द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच आ साइंटिफिक सिस्टमैटिक साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन विद हिज एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से नॉलेज हासिल करता है। हिज मेजर फोकस टू इन्वेस्टिगेट द इंस्ट्रक्चर ऑफ माइंड।
और इनको इसी बुनियाद पर स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका फोकस क्या था कि हमारे माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और ये किस अप्रोच से ताल्लुक़ रखते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म से। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उन्होंने क्या काम किया था, वुमेन ने इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ इंट्रोसेप्शन। इन्होंने इंट्रोसेप्शन का मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें इंसान इंट्रोसेप्शन क्या है, द एग्जामिनेशन ऑफ वन ओन मेंटल स्टेट। जो इंसान है अपनी मेंटल स्टेट के बारे में अवेयर होता है, जानने की कोशिश करता है, उस मेथड को इंट्रोसेप्शन कहते हैं। वुमेन एग्जाम अदर मेंटल प्रोसेस सच एज लर्निंग, थिंकिंग, लैंग्वेज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंडिविजुअल। उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रोसेसेस पे काम किया। उसमें जो शामिल हैं लर्निंग, थिंकिंग, लैंग्वेज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल शामिल हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया और हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी साइकोलॉजी का कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।